नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 19 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, नॉर्वे की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? ऑप्शन अ है जोनास गाहर स्टोरे, ऑप्शन बी है एर्ना सोलबर्ग, ऑप्शन सी है केजेल मैग्ने बोंडेविक, ऑप्शन डी है जेन स्टोल्टेनबर्ग। सही जवाब है ऑप्शन अ, जोनास गाहर स्टोरे। जोनास गाहर स्टोरे नॉर्वे की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2021 तक सेवा की। केजेल मैग्ने बोंडेविक भी नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में सेवा की। जेन स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। परीक्षा टिप: हमेशा प्रमुख सहयोगी देशों के वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि एसएससी अक्सर नियुक्तियों और राजनयिक यात्राओं का परीक्षण करता है। नॉर्वे एक प्रमुख नॉर्डिक राष्ट्र है जो आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति और समुद्री प्रौद्योगिकी में अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है। भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं, जिसमें ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ महासागर प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों राष्ट्र आर्कटिक परिषद में भी प्रमुख भागीदार हैं, जहां वे जलवायु अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। सवाल ये है, भारतीय हिंद महासागर पोत आईओएस सागर ने हाल ही में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में एक सफल पोर्ट कॉल पूरा किया? ऑप्शन अ है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है सेशल्स, ऑप्शन डी है मॉरिशस। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। खबर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय हिंद महासागर पोत सागर कोलंबो से रवाना हुआ, जो श्रीलंका की राजधानी है, एक सफल पोर्ट कॉल के बाद। मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस अन्य हिंद महासागर राष्ट्र हैं जहां भारत अक्सर नौसैनिक अभ्यास करता है, जिससे ये संभावित भटकाव बन सकते हैं। विकल्प बी सही है क्योंकि यह सीधे तौर पर दी गई खबर के शीर्षक और विषय से मेल खाता है। परीक्षा टिप: रक्षा संबंधी प्रश्नों में हमेशा खबर में उल्लिखित विशिष्ट देश की पहचान करें, क्योंकि भारत अक्सर हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों के साथ इसी तरह के अभ्यास करता है। पोर्ट कॉल नौसैनिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे मित्र देशों के बीच सद्भावना, अंतरसंचालनीयता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दौरे भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक मुख्य पहलू हैं, जो तत्काल समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है। इस तरह की तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र आईआर में फर्स्ट रेस्पॉन्डर और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत सरकार द्वारा आयोजित हालिया अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र के हालिया भू राजनीतिक घटनाक्रम और सुरक्षा स्थिति पर था? ऑप्शन अ है पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी है पश्चिम एशिया, ऑप्शन सी है मध्य एशिया, ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम एशिया। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग पश्चिम एशिया क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी। विकल्प ए गलत है क्योंकि पूर्वी एशिया दक्षिण चीन सागर जैसे विभिन्न भू राजनीतिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प सी गलत है क्योंकि मध्य एशिया सीएआर और ऊर्जा गलियारों से संबंधित है, न कि उल्लिखित विशिष्ट क्षेत्र से। विकल्प डी गलत है क्योंकि दक्षिण एशिया भारत के तत्काल पड़ोस और सार्क संबंधों से संबंधित है। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं में सामयिक मामलों में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्रों पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि स्थानिक जागरूकता की जांच के लिए उनका अक्सर परीक्षण किया जाता है। भारत के लिए पश्चिम एशिया का अत्यधिक रणनीतिक महत्व है, मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा के कारण, क्योंकि यह तेल और गैस आयात का एक प्रमुख स्रोत है। यह क्षेत्र एक विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय का भी घर है, जिनकी सुरक्षा और कल्याण विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। पश्चिम एशियाई स्थिरता में उतार चढ़ाव सीधे वैश्विक तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिससे बाद में भारत की घरेलू मुद्रास्फीति और व्यापार संतुलन प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में संतुलित राजनयिक संबंध बनाए रखना भारत की लुक वेस्ट नीति का एक आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है,
15 मई 2026 को जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 के सीजन के लिए आधिकारिक तौर पर किस कृषि श्रेणी के क्षेत्र कवरेज की प्रगति को अपडेट किया गया था? ऑप्शन A है खरीफ फसलें, ऑप्शन B है ग्रीष्मकालीन फसलें, ऑप्शन C है रबी फसलें, ऑप्शन D है नकदी फसलें। सही जवाब है ऑप्शन B, ग्रीष्मकालीन फसलें। समाचार रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 15 मई 2026 तक विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन फसलों के क्षेत्र कवरेज की प्रगति का उल्लेख है। विकल्प A गलत है क्योंकि खरीफ फसलें आमतौर पर मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि रबी फसलें शीतकालीन फसलें हैं जो वसंत तक काटी जाती हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि नकदी फसलें एक व्यापक आर्थिक वर्गीकरण है, न कि इस मौसमी रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट श्रेणी। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं में कृषि डेटा आधारित प्रश्नों में भ्रम से बचने के लिए हमेशा 3 मुख्य फसल मौसमों खरीफ, रबी और ज़ैद ग्रीष्म के बीच अंतर करें। भारत में कृषि फसल वर्ष को मुख्य रूप से 3 मौसमों में विभाजित किया गया है: खरीफ, रबी और ज़ैद। ज़ैद या ग्रीष्मकालीन फसलें रबी और खरीफ मौसमों के बीच कम अवधि में उगाई जाती हैं, आमतौर पर मार्च से जून तक। ये फसलें सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर करती हैं और इनमें सब्जियां, फल और तरबूज, खीरा और मूंग दाल जैसी चारा फसलें शामिल हैं। वे खाद्य आपूर्ति में अंतर को पाटने और गर्म, शुष्क महीनों के दौरान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए वैज्ञानिक संचालन समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन A है मुंबई, ऑप्शन B है नई दिल्ली, ऑप्शन C है बेंगलुरु, ऑप्शन D है हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन B, नई दिल्ली। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए वैज्ञानिक संचालन समिति की 5वीं बैठक आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद प्रमुख भारतीय शहर हैं जो अक्सर राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी करते हैं, जिससे वे ध्यान भटकाने वाले लग सकते हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए स्थल नहीं थे। नई दिल्ली प्रशासनिक केंद्र है जहां अधिकांश केंद्र सरकार की संचालन समिति की बैठकें होती हैं। परीक्षा टिप: जब सरकारी मिशन बैठकों के स्थान के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी को प्राथमिकता दें जब तक कि समाचार विशेष रूप से किसी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन पर प्रकाश न डालें। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन एक रणनीतिक पहल है जिसे मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जूनोटिक रोगों की प्रभावी ढंग से निगरानी और रोकथाम की जा सके। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित होता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण यह मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य जानवरों और हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह मिशन महामारी की तैयारी और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है अवार्ड्स और ऑनर्स। सवाल ये है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग में उनके योगदान के लिए हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन A है ऑर्डर ऑफ द नील, ऑप्शन B है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन C है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ऑप्शन D है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। सही जवाब है ऑप्शन B, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए भारत की प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। विकल्प A, ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री को 2023 में मिला था। विकल्प C, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एक रूसी सम्मान है, और विकल्प D, ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी अक्सर भारतीय नेताओं द्वारा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में पूछता है। वर्तमान मामलों के अनुभाग के लिए ऐसे सम्मानों की कालानुक्रमिक सूची बनाए रखना आवश्यक है। रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट एक नॉर्वेजियन शूरवीरता का आदेश है जिसे 1985 में राजा ओलाव पंचम द्वारा स्थापित किया गया था। यह आमतौर पर विदेशी नागरिकों और विदेश में रहने वाले नॉर्वेजियन नागरिकों को नॉर्वे की सेवा के लिए दिया जाता है। इस तरह के उच्च स्तरीय राजकीय सम्मान भारत और संबंधित देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों पर अपडेट रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के पुरस्कार और सम्मान खंड में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों के लिए कृषि प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु किस पहल के तहत बड़े सुधारों की घोषणा की है? ऑप्शन A है कृषि विकास एक्सप्रेस, ऑप्शन B है किसान कल्याण एक्सप्रेस, ऑप्शन C है रिफॉर्म एक्सप्रेस,
ऑप्शन डी है एग्रीटेक एक्सप्रेस। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिफॉर्म एक्सप्रेस। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिफॉर्म एक्सप्रेस ढांचे के तहत सुधारों की शुरुआत की। विकल्प ए, कृषि विकास एक्सप्रेस, एक संभावित लगने वाला लेकिन गलत योजना का नाम है। विकल्प बी, किसान कल्याण एक्सप्रेस, गलत है क्योंकि यह घोषणा में उल्लिखित आधिकारिक नाम नहीं है। विकल्प डी, एग्रीटेक एक्सप्रेस, कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित एक भ्रामक विकल्प है जो उद्धृत पहल नहीं है। एग्जाम टिप, सरकारी योजना के नामों में हमेशा विशिष्ट प्रॉपर नाउन्स देखें क्योंकि परीक्षा आयोजक अक्सर तथ्यात्मक सटीकता का परीक्षण करने के लिए उन्हें समान लगने वाले शब्दों से बदल देते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत में कृषि के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। सरकार की वर्तमान पहल भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, एनम इंटीग्रेशन और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को सुव्यवस्थित करने पर बहुत अधिक केंद्रित है। ये प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हैं। मंत्रालय का नेतृत्व वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जिन्होंने श्री अर्जुन मुंडा का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, राज्य में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने और बढ़ाने के उद्देश्य से कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ऑप्शन ए है श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन सी है श्री सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी है श्री गिरिराज सिंह। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का शुभारंभ किया। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस विशिष्ट मिशन का शुभारंभ नहीं किया। श्री सर्बानंद सोनोवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं और श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। एसएससी परीक्षाओं में अक्सर एक मंत्री और एक लॉन्च कार्यक्रम के बीच विशिष्ट संबंध का परीक्षण किया जाता है, इसलिए प्राथमिक प्राधिकारी को याद रखना महत्वपूर्ण है। परीक्षा टिप, हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित विशिष्ट मंत्रालय या मंत्री के नाम के साथ हमेशा मिशन के नाम को लिंक करें। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन पूर्वोत्तर राज्यों को राष्ट्रीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नागालैंड में अद्वितीय कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं जो इसे उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफी की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाती हैं। ये पहल स्थानीय किसानों की आजीविका को बढ़ाने और क्षेत्रीय उत्पादों के लिए वैश्विक ब्रांडिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास विभिन्न केंद्रीय सरकार के बुनियादी ढांचे और आर्थिक योजनाओं के तहत एक उच्च प्राथमिकता वाला एजेंडा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों, राज्यों के साथ सुधार संबंधी मस पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप और केरला, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ओडिशा, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट बंगाल। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हाल ही में सुधार संबंधी मोअस विशेष रूप से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट बंगाल के साथ हस्ताक्षरित किए गए थे। विकल्प अ गलत है क्योंकि केरला इस विशिष्ट माओ हस्ताक्षर का हिस्सा नहीं था। विकल्प सी गलत है क्योंकि ओडिशा और पुडुचेरी इस विशिष्ट नीति अद्यतन का केंद्र नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि जबकि अंडमान और निकोबार सही है, दूसरा भागीदार वेस्ट बंगाल है, बिहार नहीं। एग्जाम टिप, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में उल्लिखित विशिष्ट राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर हमेशा ध्यान दें क्योंकि एसएससी अक्सर हाल के मोअस के आधार पर मैच द फॉलोइंग या सिलेक्ट द करेक्ट पेयर का परीक्षण करता है। जल जीवन मिशन जेजेएम जल शक्ति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे 2024 तक भारत के हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन एफएचटीसी प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। यह मिशन सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है और स्रोत स्थिरता उपायों के माध्यम से जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित है। इसका मूल्यांकन अक्सर हर घर जल प्रमाणन के आधार पर किया जाता है, जो दर्शाता है कि किसी दिए गए क्षेत्र के हर घर में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच है। जल जीवन मिशन 2.0 में संक्रमण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विविध भौगोलिक इलाकों में जल वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है,
न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत न्यायाधीश जांच समिति किसी न्यायाधीश की जांच के संबंध में अपनी औपचारिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? ऑप्शन A है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन B है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन C है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन D है केंद्रीय कानून मंत्री। सही जवाब है ऑप्शन B, लोकसभा के अध्यक्ष। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 विशेष रूप से यह अनिवार्य करता है कि किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच के लिए नियुक्त समिति को अपनी निष्कर्ष लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव कहां से शुरू हुआ, को सौंपनी चाहिए। विकल्प अ गलत है क्योंकि राष्ट्रपति जांच प्रक्रिया के बाद संसद की सलाह पर कार्य करते हैं। विकल्प सी गलत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जांच रिपोर्ट के प्राप्तकर्ता नहीं हैं। विकल्प डी गलत है क्योंकि कानून मंत्री कार्यपालिका का सदस्य है और इस विधायी निरीक्षण प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा टिप: याद रखें कि किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक संसदीय प्रक्रिया है, कार्यकारी प्रक्रिया नहीं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1) द्वारा शासित होता है, जिसे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के साथ पढ़ा जाता है। हटाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं: सर्वोच्च न्यायालय के एक आसीन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक आसीन मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ये प्रक्रिया जवाबदेही के लिए एक तंत्र प्रदान करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना सुनिश्चित करती है। अब क्विक रिवीजन, आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. नॉर्वे की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? आंसर: जोनास गाहर स्टोरे। 2. भारतीय हिंद महासागर पोत (IOS) सागर ने हाल ही में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में एक सफल पोर्ट कॉल पूरा किया? आंसर: श्रीलंका। 3. भारत सरकार द्वारा आयोजित हालिया अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र के हालिया भू राजनीतिक घटनाक्रम और सुरक्षा स्थिति पर था? आंसर: पश्चिम एशिया। 4. 15 मई 2026 को जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 के सीजन के लिए आधिकारिक तौर पर किस कृषि श्रेणी के क्षेत्र कवरेज की प्रगति को अपडेट किया गया था? आंसर: ग्रीष्मकालीन फसलें। 5. राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए वैज्ञानिक संचालन समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर: नई दिल्ली। 6. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग में उनके योगदान के लिए हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर: ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। 7. केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों के लिए कृषि प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु किस पहल के तहत बड़े सुधारों की घोषणा की है? आंसर: रिफॉर्म एक्सप्रेस 8. राज्य में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने और बढ़ाने के उद्देश्य से कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आंसर: श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। 9. केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों, राज्यों के साथ सुधार संबंधी MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर: अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट बंगाल। 10. न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत न्यायाधीश जांच समिति किसी न्यायाधीश की जांच के संबंध में अपनी औपचारिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? आंसर: लोकसभा के अध्यक्ष। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।